ममता बनर्जी को अगर अपने डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है तो उन्हें विदेश जाकर अपना इलाज कराना चाहिए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वह भागदौड़ करती हैं आगे भी कर सके। ये कहना है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का। जमशेदपुर के दौरे पर पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने परिषद में मीडिया से बात करते हुए कहा, विपक्ष का नेता नहीं मनोनीत करने पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को कोसा। कहा कि इस तरह का वह अपने आप में अनोखा केस है, जहां आईसीयू 2-3 दिन तक जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन जहां डॉक्टर ही जवाब दे दे तो उसे स्थिति में उसे व्यक्ति को मृत मान लेना चाहिए। ऐसा ही कुछ जेवीएम पार्टी के साथ हुआ, जहां चुनाव आयोग ने पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर भाजपा से भिलाई को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार को उन्होंने लगे हाथ नहीं छोड़ा और नक्सल घटनाओं पर बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार से लगभग नक्सल खत्म होने की स्थिति में था, लेकिन पिछले 1 साल से कई घटनाएं हुई हैं जिसमें साफ पता चलता है कि नक्सलियों ने फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। कुछ नहीं है। बंगाल चुनाव है अभी, और अभी जो ममता बनर्जी व्हील चेयर करें तो कितना फायदा होगा? देखिए, बंगाल की चुनाव तो मैं कह सकता हूँ कि सामान्य साधारण से साधारण व्यक्ति भी ये समझ सकता है वहाँ का परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही है। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके, लोग सभा की सदस्यता से, सांसद से त्यागपत्र दे करके, फिर विधायक भी त्यागपत्र दे करके, सामान्य कार्यकर्ता की मैं बात नहीं कर रहा, और भारतीय जनता पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कोई कांग्रेस पार्टी नहीं जा रहे हैं, कोई लेफ्ट में नहीं जा रहे हैं। इसे संकेत बिल्कुल साफ है पश्चिम बंगाल की। जनता ने निर्णय कर चुका है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जनता वहाँ दे रही है, और अगली सरकार पश्चिम बंगाल में व्हीलचेयर ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। जहाँ तक ममता बनर्जी का आपने देखा तो उनकी जो घटनाएं घटी, किस प्रकार से उन्होंने उस पर, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, कहने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इतनी बड़ी नेता इस प्रकार की आरोप लगावे, और वो भी जांच करके सारे उनके जो पुलिस महकमे, तो वहाँ के ये लोगों ने जांच की है, और इलेक्शन कमीशन ने साफ बताया कि भाई वो खुद फिसल गई थी, और उसमें से निश्चित रूप से थोड़ा चोट आई। तो हमें लगता है जो कभी कभी आपा जब लोग खो देते हैं, जब देखते हैं कोई मंत्री त्यागपत्र दे करके भाग रहे हैं, एमपी त्यागपत्र के दे करके भाग रहे हैं और बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, एमएलए त्यागपत्र दे करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में किसी का भी क्या कहते हैं सर चकरा जाएगा। थोड़ा सा जहाँ इतनी बड़ी बहुमत से जीती हुई थी और इस प्रकार से भागदड़ हो, तो मैं समझता हूँ कि उसे हॉपलेस, जिसको अंग्रेजी में हिंदी में क्या उसको बोलते हैं शब्द। सर एक चीज़ में फिर से कि ममता बनर्जी को अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि व्हील चेयर छूट जाए। अरे उसको दिखाना चाहिए। हम तो देखिए, ममता बनर्जी तो आज भी मुख्यमंत्री है और बंगाल में भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। अगर उनको कोई तकलीफ़ हो तो एम्स जा सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं यहाँ भी लोग ठीक से नहीं देखेंगे, भारत सरकार कहीं प्रोवाइड करे, तो विदेश में भी जा कर के इलाज करा सकती है। आजकल तो क्या हवा जहाँ से चले जाए तुरंत। और व्हीलचेयर हम कहें जब इलाज ही हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, तो फिर उसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी। हम तो चाहेंगे उनको जल्दी दौड़ना चाहिए जैसे वो दौड़ती है। वो है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, ताकि आम लोग भय मुक्त हो करके रह सकें। लेकिन झारखंड की आज की तारीख में जो हालत पैदा हुई है वो भय का माहौल है, आतंक का माहौल है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण ये आम बात हो गई। और सबसे अधिक इस लॉकडाउन में भी, कोरोना काल में भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, और उसमें भी अपने आप को ये आदिवासियों के हितैषी बताते हैं। लेकिन सबसे अधिक आदिवासी महिलाएं प्रताड़ित हुई, छोटे छोटे बच्चियां प्रताड़ित, दुष्कर्म के शिकार हुए, उनको मार भी दिए गए। और उसके बाद संख्या है दलित महिलाओं की।
तो ये राज्य की स्थिति है। और उसके बाद इस प्रदेश में आप याद करिए, जब राज्य में रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो सारे लोग, हम सब लोग ये महसूस करते थे कि अब उग्रवादी राज्य से समाप्त हो गया, ये गिने चुने होंगे। लेकिन आप तो देख रहे हो कि आए दिन घटनाएं हो रही है, किस प्रकार से उग्रवादी उत्पात मचा रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। लाहौरदगा में, गुमला में, यहाँ तक कि चरवाहा तक को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। फिर चाईबासा की घटना आप सब लोगों के संज्ञान में है। सबसे पहले तो जब ये सरकार बनी तो यहीं चक्रधरपुर के पास सामूहिक नरसंहार हुआ, समझिए कि वो भी ट्राइबल परिवार के। तो आज राज्य के अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर है, बिल्कुल बुरी स्थिति है, जिसकी अब वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। इतनी खराब स्थिति है। अजय अभय जी इधर अजय, इतनी खराब स्थिति है पूरे प्रदेश में। और जिनका काम था सुरक्षा उपलब्ध कराना, तो लगता है कि इस प्रदेश में वो सारे लोग पैसे वसूली में लगे हुए हैं। यानी पुलिस महकमा आज के तारीख में सबसे अधिक, अगर करप्शन की किसी विभाग में चर्चाएं होती है तो पुलिस महकमा से, सब जगह जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो ये लगता है कि मानो इन लोगों को सरकार ने वसूली में लगा रखे। अब छोटे छोटे थानेदार से जो जानकारी मिल रही है, यहाँ का हमको नहीं पता है, जहाँ जहाँ मैं घुमा हूँ, तो प्रत्येक थानेदार से महीना में 6 लाख 7 लाख रुपया ये वसूला जाता है। तो आप समझ सकते हो वो कहाँ से पैसा लाएंगे। तो ये राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, सिचुएशन है आप सबके सामने। और करप्शन, जो मैं बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आम लोगों का जो जुड़ा हुआ मामला कहाँ है, अंचल से है और थाना से है। लेकिन दोनों ही जगहों पर आज बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है और आम लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। कृषि तकनीकी केंद्र में मड़वा की खेती और कृषि ऋण पर प्रशिक्षण। कृषि तकनीकी केंद्र राजनगर में मड़वा की खेती और कृषि ऋण माफी को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां JSLPS के जिला से आए प्रशिक्षण इमानी शिवसूर्या तेज और एग्रीकल्चरिक राजकमल यादव ने सभी पंचायत के किसानों और नए किसानों मित्रों को मड़वा की खेती और कृषि ऋण माफी का प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर BDM अमिताभ माझी ने कहा कि मड़वा की खेती इस वर्ष जिले में शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए प्रखंड क्षेत्र से किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसान मड़वा की खेती का उन्नति कर सके और कृषि ऋण माफी के लिए बैंक और प्रज्ञा केंद्र में संपर्क करने की बात कही है। गतकाल से एक ट्रेनिंग शुरू हुआ जिसका विषय है मड़वा की खेती और कृषि ऋण माफी योजना। यही जो टॉपिक है, जिसमें पहला है मड़वा की खेती, जो इस साल हम लोग इस जिला में इम्प्लीमेंट होगा और इस राजनगर ब्लॉक में 200 हेक्टेयर में मड़वा की खेती होना है। इसके ऊपर हम लोग किसान को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अभी वर्तमान समय में राज्य सरकार के जो चल रहा है किसान ऋण माफी योजना, उसका बारे में भी लोगों को अवेयर करके बताया जा रहा है कि अपना बैंक से संपर्क करें और प्रज्ञा केंद्र में जाके 1 रुपये का टोकन मनी कटा के उसको अपना ऋण को माफ कराएं। ट्रेनिंग किन को दिया जा रहा है? ट्रेनिंग विभिन्न पंचायत से आए हुए प्रगतिशील से किसान को दिया जा रहा है। उसमें 1-2 किसान मित्र भी हैं जो नए ज्वाइन किए हैं। इसको 3-4 महिला किसान भी हैं। इस सभी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का व्यस्त आदिवासी जन्म से हिंदू है, भ्रामक है, अपमानजनक है, खतरे की घंटी SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1998 के दायरे में आता है। बाबूलाल मरांडी ने केवल सत्ता, सुख और निजी स्वास्थ्य के लिए आदिवासी समाज को बेचने का दुस्साहस किया है। बाबूलाल संघी गुलाम है। संघ ने बाबूलाल के कंधे में बंदूक रखकर भारत के आदिवासियों को गुलाम बनाने के षड्यंत्र को जगजाहिर कर दिया है। अतः पूर्व भारत में आदिवासियों के जबरन हिंदू बनाने के इस षड्यंत्र के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद करना जरूरी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने वक्तव्य दिया है, आदिवासी जन्म से हिंदू हैं। यह गलत है, भ्रामक है, अपमानजनक है और आदिवासियों के लिए खतरे की घंटी है। चूँकि बाबूलाल मरांडी के पीछे मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा जैसे बड़े RSS और BJP के लोगों का हाथ है। बाबूलाल जी के कंधे पर बंदूक रखकर ये तमाम BJP RSS के लोग
आदिवासियों को जोर जबरदस्ती हिंदू बनाना चाहते हैं और 2021 की जनगणना में वो हम लोगों को जो सरना धर्म कोड है देना नहीं चाहते हैं। मगर बाबूलाल मरंडी जी ने जो वक्तव्य दिया है और जिसको बीजेपी आरएसएस के लोग साथ देते हैं, यह संविधान और कानून का उल्लंघन है। एक प्रकार से ये धार्मिक बलात्कार जैसा अपराध है। इसके खिलाफ आदिवासी सिंगल अभियान, झारखंड दिशम पार्टी जो 5 प्रदेश में कार्यरत है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, झारखंड में, यदि बाबूलाल मरंडी जी सप्ताह के भीतर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब हम लोग सभी राज्य के सभी थाने क्षेत्रों में एफआईआर लॉन्च करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, ताकि भारत के आदिवासियों के साथ ये जो गलत व्यवहार हो रहा है, उनके संवैधानिक, उनके मानवीय और उनके जो इंडिजिनस पीपल्स राइट्स हैं, उन पर हमला हो रहा है, हम उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, झारखंड में इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा दायर करेंगे। टोकाजोड़ा में पेयजल समस्या चरम सीमा पर। 400 की आबादी में एक नलकूप के भरोसे, उसमें भी रुक रुक कर निकलता है जलधार। कभी कभी मजबूरन तालाब के पानी से गुजारा कर लेते हैं ग्राम। राजनगर प्रखंड के केंद्र मुंडी पंचायत अंतर्गत टोगरगोड़ा गांव में इन लोगों को पेयजल की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर सदार और केवट टोला में पेयजल की समस्या सबसे ज्यादा है। यहाँ 100 से ज्यादा परिवार, 400 की आबादी इस एक नलकूप के भरोसे है, जिसमें सोलर पंप तो लगा हुआ है, परंतु केवल वह शोभा की वस्तु बनी हुई है और नलकूप से पानी निकलता है लेकिन रुक रुक कर, जिस वजह से महिलाओं को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस गांव के पेयजल की समस्या स्थानीय प्रतिनिधि को नहीं है। पेयजल विभाग द्वारा किए गए सर्वे एक नए बोरिंग का देने की बात कर रही है, लेकिन कब यह नया बोरिंग लगाया जाएगा जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। यही वजह है कि यह महिलाओं को घंटों लाइन लगकर पानी लेना पड़ रहा है और कभी कभी मजबूरन तालाब का पानी का उपयोग करना पड़ता है। कि लगभग यहाँ पे 100 परिवार है और 100 परिवार में सिर्फ एक ही सोलर पंप है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। एक ही नल है और जो सोलर पंप था वो तो खराब पड़ा हुआ है और तब जाके ये तालाब का पानी से ही हम लोग निर्भर कर रहे हैं अभी वर्तमान में। अच्छा, अभी तालाब का पानी भी लेते हैं? जी। तालाब का पानी क्या करते हैं? तालाब का पानी में ये खाना बनता है, उसमें हम लोग ये पीते भी हैं, इसको हल्का गर्म करके। समस्या हो रहा है, जैसे मतलब हमारे गांव में जितने महिलाएं हैं लगभग आपका क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं शाम के 4 बजे से इन लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है और रात का 10 बजे तक यहाँ पे लाइन में लग रहे हैं थोड़ा सा पानी के लिए। क्यों है सर? ऐसा यहाँ का सिस्टम, यहाँ का जो नल है, नल में उसका डिप कम है और यहाँ का सोलर भी खराब है। कितने गांव में वैसे 3 सोलर पंप है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मतलब यहाँ का सोलर थोड़ा ज़्यादा चलता है, जिस कारण से दिक्कत हो रहा है। तो एकदम खराब है। कब से खराब पड़ा है? लगभग इसका 2 महीना से खराब पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी किसी को दी गई है कि नहीं? लेकिन इसका जानकारी तो मतलब हर किसी को मिल चुका है, लेकिन मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं? ठीक है, अभी तो होगा नहीं, अभी लॉकडाउन का सीजन है। कोई बोल रहा है अभी मेरा पावर सीज हो चुका है, हम कैसे कर पाएंगे। कोई बोलता है कि इनका फंड में। कितना देर से आप लोग खड़े हैं यहाँ पर? 2 घंटे से। क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, तो एक तो चापाकल मैंने यहाँ पर बनाना चाहिए, अभी तो निकल भी रहा नहीं पानी। अच्छा, यहाँ तो सोलर पंप लगा हुआ है। हाँ, सोलर पंप में नहीं निकलता है, खराब हो गया है। सोलर पंप खराब है? हाँ, खराब है, नहीं निकल रहा है पानी। 2-3 घंटा में देर तक खड़ा रहते हैं यहाँ। तो आप लोग चाहते क्या है अभी? अभी नया वाला चापाकल बनाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? को रात 4 बजे से लाइन लगता है और पानी का व्यवस्था कर दीजिए। यहाँ कितना तो बोरिंग है, कितना चापाकल है? हमको नहीं पता, एक सोलर भी तो है ना यहाँ? सोलर भी है। सोलर काम करता है कि नहीं? सोलर काम नहीं करता। 3 घंटा बैठना पड़ता है। ठीक निकल रहा था, अभी पूरा यहाँ अभी क्या थोड़ा निकल रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? पानी के बारे में चाहिए, गाय तो पूरा छोड़ गया। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र। जमशेदपुर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण के विरोध में देशव्यापी 2 दिवसीय बैंक हड़ताल है।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक ऑफ यूनियन प्रदेश के 10 लाख कर्मचारी एवं अधिकारी 15 एवं 16 मार्च को बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर हैं। इनका साथ जीआईपी एवं एलआईसी दे रहे हैं, जिसका अच्छा खासा असर कोल्हान में देखने को मिल रहा है। वहीं इनका कहना है कि सरकार नहीं चाहती तो ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। आज हमारा 2 देशव्यापी हड़ताल है और विगत 14 फरवरी से पूरे 10 लाख बैंक कर्मचारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलनरत है। जिस तरह से बैंकिंग सुधार के नाम पर बैंकों को बेचने की साजिश कर रही है सरकार, और ये सरकार जो है कुछ चुनिंदा लोगों को ही बैंक बेचने का काम कर रही है, और इसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ये वही लोग हैं जो बैंकों से पैसा लेकर विदेश भाग चुके हैं। इसमें मेहुल चोकसी जैसे लोग हैं, विजय माल्या सरीखे लोग हैं, नीरव मोदी सरीखे लोग हैं। और सबसे विडंबना की बात यह है कि ये तीनों लोग हैं इसी सरकार के समय में भागे। तो सरकार की मंशा क्या है ये हमें जानने की आवश्यकता है। जब बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो इसका जो इम्पैक्ट होगा, इसका जो दुष्परिणाम होगा, ये बहुत ही ख़राब होगा। आम जनता जो है बैंकिंग सेक्टर से दूर चले जाएंगे, आम जनता को लोन नहीं मिलेगा, आम जनता को छोटे छोटे लोन नहीं मिला करेंगे। लगातार संघर्षरत है, और जिस तरह से जमशेदपुर की मीडिया ने हमारा सहयोग किया है, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि एनपीए के रूप में विगत दिनों में सरकार ने 661,000 करोड़ रुपए का माफ़ीनामा किया है। और ये लोग चुनिंदा लोग हैं, ये कॉरपोरेट घराने के लोग हैं जिनके ऋण की माफ़ी हुई है एनपीए के नाम पर। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार उन सारे लोग जो यहाँ विदेश भाग चुके हैं यहाँ से, उनकी संपत्ति को सीज करे, उनकी सारी संपत्ति को बेचकर जहाँ जहाँ से जिन बैंकों से इन्होंने लोन लिया है उन सारे बैंकों को उनका पैसा लौटाया जाए, क्योंकि ये लोग काफ़ी सक्षम हैं, पैसा दे सकते हैं। लेकिन सरकार इस तरह का कदम नहीं उठा रही है। हमारा संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा आने वाले दिनों में। हमारा संघर्ष और भी तीव्र से तीव्रतम होता जाएगा आने वाले दिनों में। अगर सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ती है तो हो सकता है अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल के लिए भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहूँगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।